हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग में हमने 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। अब करने जा रहे हैं 16, बाकी की जो 15 क्वेश्चन बचे हैं उनको। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि बताना है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है जो कि ब्रेन, वो क्या कंट्रोल नहीं करता, कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं करता, बताना प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। हमें पता है जैसा कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में क्या होता है, हाइयर मेंटल एक्टिविटीज़ होती है। तो हाइयर मेंटल एक्टिविटीज़ में थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आएगा ही आएगा। ठीक है। बॉडी मूवमेंट एक बार होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि वो बॉडी मूवमेंट जहाँ पर सेरेबेलम का भी काम होता है वहाँ पर। लेकिन विज़न और हेयर हमें पता है कि 100% विज़न और हियरिंग प्री फ्रंटल कोर्टेक्स नहीं करता। वहाँ पे बेसल गैंग्लिया का भी पार्ट आ जाता है ना बॉडी मूवमेंट का, तो शायद इस वजह से ये प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन विज़न और हेयर 100% ऐसा है कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। विज़न के लिए तो ऑक्सीपिटल हो गया, हियरिंग के लिए टेम्पोरल लोब हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ये जो है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स विज़न और हियरिंग को कंट्रोल नहीं करते, बाकी तीनों को करते हैं। चलिए क्वेश्चन 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है जो कि एडोलेसेंस में डे ड्रीमिंग आते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, ये बताना है। ट्रू नहीं है, बताना है। सही नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है। पहला है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। हाँ भाई ठीक है। एडोलो द रोल एडोलोसेंट एडोप इन ए डे ड्रीमिंग आर हीरोइक, यानी दीवासपन के दौरान किशोर में जो भूमिका स्वीकार करते हुए वह नायक का होता है। यानी जो कुछ भी आप अपना रोल बनाते हैं ना, वो अपने आप को एज अ हीरो देखते हैं कि हम हीरो हैं। ठीक है। इसमें देखा है कि इट्स इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल। यहाँ बोला गया कि जो मेंटल एक्टिविटी जो होती है, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है मेंटल एक्टिविटी से। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है ना, बच्चा सोचता है ज़्यादा, तो मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा करता है, ना कि फिज़िकल। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड जो है सही हो जाएगा कि भाई ये नहीं आएगा। फिज़िकल एक्टिविटी से ज़्यादा कौन सी करता है, मेंटल एक्टिविटी बच्चा ज़्यादा करता है फिज़िकल एक्टिविटी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया ए टीनेजर फील दैट नो वन हैज़ एवर बीन एज डीपली इन लव एज ही इज़, यानी एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया। यानी अपने आप को यूनिकनेस देख। एल्काइंड की थ्योरी है ना ये। कितने क्वेश्चन आ गए सिर्फ एक ही थ्योरी से, है ना। तो फिर से क्या हो जाएगा ये, पर्सनल फेबल यानी व्यक्तिगत मिथक का अपने आप को यूनिक समझ रहा है कि यह बच्चा महसूस करता है कि मेरे जैसा कोई गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है। ठीक है। इमेजरी ऑडियंस में हमने पीछे किया था कि यहाँ पर ऐसा लगता है बच्चे को, किशोर को, कि सभी लोग जो है उसी की तरफ देख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। इसमें बोला गया कि एक हाथ में तो 6, एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में आधा दर्जन, यानी कि आपके एक हैंड में क्या है 6 हो गए और दूसरे हैंड में क्या हो गए आधा दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है 12 होते हैं, तो आधा दर्जन बराबर हो गए ना, इक्वल हो गए। तो इक्वल है तो क्या चीज़ आएगी, अप्रोच आएगी ना। यहाँ अप्रोच अवॉइडेंस नहीं होगा, अवॉइडेंस नहीं है, यानी कि एक हाथ में 6 दूसरे हाथ में भी 6 होगा, अप्रोच। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ब्राउनफिन ब्रनर की है, बताना कि कौन सा नहीं है माइक्रो सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। बताना है कि कौन सा नहीं आएगा। ठीक है। माइक्रो माइक्रो का जैसा कि हमें पता है कि माइक्रो में जैसे कल्चर्स आते हैं, है ना।
कल्चर्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स हो गए, रिलीजियस, ये सब चीज़ें आती है। कस्टम, वैल्यूज़, लॉज, ये सब चीज़ें आती है, लेकिन स्कूल नहीं आता। स्कूल किसके अंदर आता है? स्कूल आता है हमारा माइक्रो में, माइक्रो सिस्टम में। ठीक है, माइक्रो सिस्टम में पहला पहला कौन सा सिस्टम रहेगा? चलो कर लेते हैं इसको ही हम। पहला रहेगा माइक्रो, माइक्रो सिस्टम। सेकंड रहेगा हमारा मीज़ो, और तीसरा एक्सो, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है जो इंडिविजुअल पर। और इसके बाद आता है मैक्रो, जो हमारे कल्चर्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स हो गई, ये सब माइक्रो सिस्टम में आ जाता है। लास्ट होता है हमारा क्रोनो। क्रोनो मीन्स टाइम से रिलेटेड, एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है ना। जैसे किसी का जैसे इकोनॉमिक सेटबैक्स हो जाना, या फिर अपने पेरेंट्स का जो है डाइवोर्स हो जाना। ठीक है, उससे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, माइक्रो में तो क्या आ जाएगा? माइक्रो में जैसे स्कूल्स हो गए, बच्चे का नेबर्स हो गया, है ना, पीयर्स हो गई, फैमिलीज़ हो गए, वो इम्पैक्ट क्या डालते बच्चे के ऊपर। और मीज़ो में कि आपसरी में, ये जो माइक्रो वाले हैं ना, माइक्रो में आपसरी में क्या कनेक्शन होता है इनके, आपसरी में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एक्सो सिस्टम में क्या होता है कि इंडिविजुअल का ना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, किसी भी व्यक्ति पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे कॉमन एग्जांपल है ये कि भाई ये एक बच्चा है और फादर ऑफिस में से आए, तो उन्होंने अपना मतलब ऑफिस की टेंशन लेकर आए, तो उससे ना वैसे पापा टेंस थे, और तो वो गुस्सा आकर बच्चे पे निकाल दिया। लेकिन ये गुस्सा किसका था? ऑफिस वालों का था। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डाल रहा इनके बिहेवियर पर, मतलब था तो उधर का, निकाल दिया इधर अपने बच्चे के ऊपर, तो डायरेक्ट नहीं डाला, कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकाल दिया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि पूछा गया है कि बताना है रिवार्ड से रिलेटेड सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन देख लेते एक बार। इंक्रीज डिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी कि वह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। हाँ भाई, जो रिवार्ड होता है ना, जैसा हम डिज़ायरेबल बिहेवियर चाहते हैं वैसा करता है। ठीक है, रिवार्ड मिलने पर। प्लीजेंट स्टिमुलस, हाँ भाई, रिवार्ड जो होता है प्लीजेंट होता है, पनिशमेंट क्या अनप्लीजेंट स्टिमुलस होती है। ठीक है, पनिशमेंट जब मिलती है वो अनप्लीजेंट हो जाती है। इट इज़ गिवन टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स, हाँ, जो रिवार्ड होता है ना वो रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ यानी कि दृढ़ बनाती है। ठीक है, लेकिन इट इज़ ए टाइप ऑफ प्राइड आना चाहिए था, प्राइड नहीं है, ब्राइब हो गया ना। यह एक रिश्वत का प्रकार है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये रिश्वत का प्रकार नहीं है, आपको नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22, ना सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है इन्वेस्टमेंट थ्योरी। इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी किसने दी थी? ये दी थी स्टर्नबर्ग और लुबर्ट के द्वारा। ठीक है, स्टर्नबर्ग थ्योरी है, स्टर्नबर्ग ने दी है। एक स्टर्नबर्ग में एक इंटेलिजेंसी की भी थ्योरी दी गई है, ट्रायर की थ्योरी है जो कि, और एक स्टर्नबर्ग ने क्रिएटिविटी की थ्योरी दी है जो कि इन्वेस्टमेंट थ्योरी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्या कहती है कि ये बताते हैं कि कुछ लोग जो व्यक्ति है, कुछ लोग जो है क्यों ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और कुछ लोग कम क्यों होते हैं भाई। कुछ लोगों में क्रिएटिविटी क्यों पाई जाती है भाई ज़्यादा, और कुछ लोगों में क्यों नहीं पाई जाती। तो ये इन्वेस्टमेंट थ्योरी इस पर ही बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट को एज अ मेटाफर लिया ना, इन्वेस्टमेंट को क्या लिया है? एज अ मेटाफर यूज़ किया है। ठीक है, और इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए थे अपने थ्योरी के अंदर। पहला था, पहला है सॉरी, बाइंग लो
और सेकंड है सेलिंग हाई, यानी बाइंग लो, यानी कि जब वस्तु की कीमत जो कम थी ना तब चीज़ों को ना खरीद लिया। जब वस्तु की कीमत कम थी तो चीज़ों को खरीद लिया। और सेलिंग हाई, जब उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया ना जैसे ही, तब उसको बेच दिया। ठीक है, तो ये दो दिए थे इन्होंने कॉन्सेप्ट, बाय लो, बाइंग लो और सेलिंग हाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को 23 में पूछा गया है कि एट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक्स विद देयर आइज़, ईयर, हैंड्स, अदर सेंस ऑर्गन, यानी कि बच्चा जब अपनी आँखों से, कान से, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करता है, तो कौन सी स्टेज होगी ये बतानी है। तो सेंसरी होगी ना, सेंस ऑर्गन के थ्रू जो है सोच रहा है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, किसकी है ये, पियाजे की है। ठीक है, ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि जो चाइल्ड स्टडी मूवमेंट है उसके फाउंडर कौन है। भाई इसके है जी स्टैनली हॉल जो है इसके फाउंडर है चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से अल्काइंड का देखिए, कितनी बार अल्काइंड के क्वेश्चन कर लिए हमने, एक ही थ्योरी से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, नहीं है बताना। ठीक है, कौन सा किशोरावस्था के लिए अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है बताना है। ठीक है, आइडलिज्म है, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस है, स्पेशलनेस है। स्पेशलनेस में हमने किया था ना, स्पेशलनेस यानी पर्सनल वेरिएबल, अपने आप को जहाँ पर है ना यूनिक बच्चा समझता है, पर्सनल वेरिएबल। ठीक है, ये 3 तो है, असर्टिव नहीं है, लेकिन ये वाला नहीं है, असर्टिव नहीं है। आइडलिज्म, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, ये 3 तो है। बाकी टोटल उन्होंने 6 दिए थे, 3 तो ये हो गए हमारे, और बाकी 3 ये रहे। इनडिसिसिवनेस, ठीक है, और रहेगा सेल्फ कॉन्शियसनेस, और 6 रहेगा हमारा एपरेंट हाइपोक्रेसी। देखिए आइडलिज्म में क्या करता बच्चा, जहाँ पर है ना ये अपने आप को ना आइडल से ज़्यादा बेटर समझता है, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं विचार कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, दूसरों के अंदर ना कमी निकालता है यहाँ पे आइडलिज्म में। आर्ग्यूमेंटेटिव के अंदर क्या करता है, ये तर्क वितर्क ज़्यादा करता है, इधर क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, क्यों, किस लिए, ऐसी चीज़ें पूछता है। ठीक है, तर्क वितर्क करता है अपने पेरेंट्स के साथ भी। और स्पेशलनेस तो हमने पढ़ ही लिया था, पर्सनल वेरिएबल, यानी अपने आप को क्या समझता, यूनिक समझता दूसरों से। ठीक है, पर्सनल वेरिएबल हो गया। ठीक है, इनडिसिसिवनेस यानी पे ना अपने चॉइसेस तो बनाएगा, चॉइसेस बहुत ज़्यादा बनाएगा लेकिन डिसीज़न नहीं लेगा सही से। सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या, अपने आप पर ही ज़्यादा, जैसे इमेजिनरी ऑडियंस, यानी कि सारी दुनिया जो मेरी तरफ ही देख रही है। एपरेंट हाइपोक्रेसी के अंदर एक मिनट,